पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत बाल संसद के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक छोटा सा हमारा कार्यक्रम है, जो पार्लियामेंट होता है हमारा संसद, उसमें किस प्रकार से जो एक सत्र की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग फिर बाल संसद के रूप में आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। फिर बच्चों की संसद, जिसमें 7th क्लास से लेकर 9th क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या एक दिन का प्रोसेस क्या वो दिखा रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसमें 0 आवर भी आएगा, क्वेश्चन आवर भी आएगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आता है, बाद में बिल के ऊपर डिबेट भी होती है, फिर बिल प्रस्ताव का रखा जाता है या पास होता है। ये सब प्रोसेस है तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। इन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से ये परफॉर्म करते हैं। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, बाल संसद के विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी की उपस्थिति का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मेंबर टू टेक ओथ और अफर्मेशन, सेक्रेटरी जनरल प्लीज। Miss Monal Abande, MP, who stands elected from Bangalore North constituency of Karnataka, will now take oath or affirmation. Miss Monal Abande. Madam Monal Abande, do you want to take oath or affirmation? In which language do you want to take affirmation? In English, please. Okay, proceed. I, Monal Abande, having been elected a member of lower house of the Child Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India, and by law establish that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Master Satak Sable, MP, who stands elected from Jabalpur constituency of Madhya Pradesh, will now take oath or affirmation. Master Satak Sable. Master Satak Sable, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language do you want to take oath? In Hindi, please. Okay, kindly proceed. मैं सार्थक साबड़े बाल संसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित होकर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा विधि द्वारा स्थापित अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। Honorable members, it is with deep sorrow that I inform the House of the passing of legendary tabla maestro Pandit Zakir Hussain on 15th of December 2024. His extraordinary talent brought Indian classical music to the world stage, earning him global recognition and numerous awards. We extend our heartfelt condolences to his family and admirers. May his soul rest in peace. माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सदस्यगण, मैं पंडित जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका अद्वितीय योगदान ने पूरे दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक धरोहर को गौरवान्वित किया। उनके परिवार और शिक्षक गणों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। उनका योगदान हमारे दिलों में सदा जीवित रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। Honorable Speaker, we all are deeply saddened by the passing of Pandit Zakir Hussain. His artistry transcended borders and brought immense pride to our nation. His music will continue to inspire generations to come. I, on behalf of my party, extend heartfelt condolences to his family and admirers. May his soul rest in peace. I request all members to stand in silence in his memory.
All of you sit down. Prime Minister, to introduce new ministers. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपसे तथा आपके माध्यम से सदन में अपने सहयोगियों को हमारे सरकार के नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए प्रसन्नता हो रही है। आदित्य कावंडे, रेल मंत्री। श्रेया तलेगावे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अध्यक्ष जी, मैं नए मंत्रियों के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। सशक्त हो तुम अब कदम बढ़ाओ, सशक्त हो तुम अब कदम बढ़ाओ, जनता की आशाओं को पूरा करने की राह पर चलो, जनता की आशाओं को पूरा करने की राह पर चलो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से चमकेगा ये देश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से चमकेगा ये देश। नवनिर्माण के इस सफर में खुद को कभी न थमो, नवनिर्माण के इस सफर में खुद को कभी न थमो। धन्यवाद। Now the question hour begins. The first question number 311 by Mr. Yogiraj Mandli. Please. Thank you. Honorable sir, just before 5-6 days, a tourist from a neighboring state experienced sexual harassment by the people of in Jharkhand. Is government not responsible for these things? Is government aware of tourism and ensure tourist security in India? Anushi Chaule, Tourism Minister. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, our government is trying our best for tourist security. We have tried implying tourist safety, policies, safety guidelines, 24/7 toll-free multilingual tourist info, helpline number 1800111363 and awareness campaigns, etc. Yes, we are aware about tourist security and yes, we are responsible for it. In fact, we have tried many measures regarding it. Thank you. Question number 312, Ms. Priya Yadav, please. धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रही है, लेकिन बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे देखने को मिलते हैं। महोदया जी, जरा आराम से बोलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, इतने काहे को उतावले हो रहे हो? ठीक है, आप भी ठहरिए, आप भी इतने काहे उतावले हो रहे हो? ये राजमार्ग अपनी निर्धारित समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे ड्राइवर भाइयों को ट्रक चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में हाईवे निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की आशंका नजर आ रही है। आशंका नहीं, यही सच्चाई है। देखिए, मंत्रालय को उत्तर देने दे इसका। सड़क परिवहन और राजमार्ग। देखिए आदित्य जी, नहीं व्यर्थ है हमारे पक्ष पे भ्रष्टाचार के आरोप मत लगाइए। देखिए मंत्रालय को इसका उत्तर देने दीजिए, प्रश्न उठा है, उत्तर देने दीजिए। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, संस्कार मार्कड़ जी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हमारी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार इसके लिए सतत कार्य कर रही है। जहाँ तक कि बारिश के दौरान सड़कों में गड्ढे और समय से पहले क्षतिग्रस्त होने की समस्या अनेक क्षेत्रों में पाई जाने लगी है, लेकिन इस समस्या को हमारी सरकार ने अत्यंत सतर्कता और गंभीरता से लिया है। हमने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़े मानक और जवाबदेही प्रक्रिया अपनाई है। अगर किसी निर्माण कार्य में कमी पाई जाती है तो हम तुरंत उस पर कार्यवाही करते हैं। जहां तक कि भ्रष्टाचार की आशंका का सवाल है, हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी निर्माण कार्य में घोटाला न हो और हम किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह मंत्री जी वाह, हमारी खामियां दिखाकर खुद चांद सितारों की बात करते हैं। अरे भैया, हमारी खामियां दिखाकर खुद चांद सितारों की बात करते हैं। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, चुनाव के वक्त खुद वोट की भीख मांगकर यहाँ सदन में सुधार की बात करते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। प्रश्न 313, श्री देवांशु देसाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश भारत में अभी भी बहुत से अविकसित है, बहुत से लोगों के पास रहने के लिए उचित घर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की गरीबी दूर करने और लोगों को बुनियादी सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया जाता?
शहरी गरीबी और आवास मंत्री श्री अकिल गोयल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का विकास पथ अभी भी प्रगतिशील पथ पर है। हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त सरकारी इमारतें बना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास उपलब्ध किए जा रहे हैं एवं हमारी सरकार गरीब लोगों के आय में सुधार के लिए पीएपी की भी शुरुआत की है। धन्यवाद। Question number 314 by Miss Shruti Goyal, please. Thank you, madam. Honorable Speaker, madam. Now I would like to inquire the government about the status of the security aspect of wildlife in our country. Minister of Environment and Forest Climate Change, Mr. Pratik Modi ji, please. Honorable Speaker, ma'am, our government is deeply committed to addressing climate change and biodiversity loss, recognizing their interlinked impacts on people, economy, and ecosystems. Our government has made significant strides, including expanding protected areas like national parks and wildlife sanctuaries. Our project Tiger as of 2024 has conserved 75% of all tigers left in the wild. Several missions, including the Great Indian Bustard Mission, are successful and protecting the endangered species. As of climate change, we are aiming for a 45% reduction in emission intensity by 2025. Thank you. Question number 315 by Miss Manasvi Jadhav, please. Thank you. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Women and Child Development be pleased to state the steps taken by the ministry to ensure nutritional food for children, especially in the rural and tribal areas? Minister of Human and Child Development, Miss Hiya Dhodi, please. Thank you, ma'am. Honorable Speaker, ma'am, under Mission Poshan 2.0, a new strategy has been made for reduction in malnutrition for improved health, wellness, and immunity through activities like community engagement, outreach, behavior change, and advocacy. It focuses on maternal nutrition, infant and young child feeding norms, treatment of severe acute malnutrition, moderate acute malnutrition through Ayush practices to reduce prevalence of wasting, stunting, anemia, and being underweight. Thank you. Question number 316 by Miss Mukti Patil, please. Honorable Speaker, ma'am, I want to ask the government whether they are aware of the current going issues in our country. If yes, please prepare शांत रहिए. Honorable Speaker, ma'am, whether I want to ask the government that they are aware of the current going issues in our country. If yes, then they should also be aware of the fake job offers from the various countries and the explosion of young job aspirants by scammers. If so, what are the number of cases registered against the said fake job offers and the frequent steps taken by the government to prevent these types of practices? Thank you. Minister of External Affairs, Ms. Smriti Gotarne, please. Honorable ma'am, the opposition party is not to be worried because the government is aware about the problems faced by the citizens. It has came to be noticed by the government that the instance of abuse involved in fake job recruitment offers. Our government has also issued the e-migrate portal, social media platforms and other modes of publicity about the fake job brackets and ways to महोदय जरा इत्मीनान से अपना पक्ष रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप संसद को कोई झूठी तसल्ली देना चाहती है? ऑनरेबल मैम, इन्हें बीच में टोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपोजिशन पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो जरा सोच समझ कर बोले, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। Till October 2024, a total of 3,094 unregistered agents were notified. Our government has also started some awareness campaigns for safe and legal migration through the ports of our country time to time. Thank you. Question number 317 by Mr. Harshvardhan Gangode, please.
माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि जिन स्थानों पर बारिश का पानी व्यर्थ चला जाता है वहां पर योजना बनाकर बारिश के पानी को आसपास के क्षेत्रों में उपयोग में लाने का प्रयास किया जाएगा। अब तक इस वादे को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? जल शक्ति मंत्री मिस्टर आदित्य भोईर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कार्य हमें पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं संसद के सामने यह कहना चाहता हूँ कि जब इन विपक्षियों की सरकार थी तब इन्होंने लोगों की प्यास बुझाने के अलावा खुद का पेट भरा। अब हमारी सरकार आई है, हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी एक सुविधा है जिसका अधिकार हर एक आम आदमी को होता है। बिकॉज आप स्वच्छ संरक्षणम आप सर्वत्र पूजिते आप जीवस्य आधारणम आप धर्मस्य आधारणम। महोदय जी, रही बात बारिश के पानी की, तो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए हमारा मंत्रालय एक विस्तृत कार्य योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत बांध के माध्यम से बारिश के पानी को स्टोर करके आसपास के लोगों को पीने के लिए एवं सिंचाई हो तो पानी उपलब्ध कर किया जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से पानी जैसी आधारभूत सुविधा को उपलब्ध करने के लिए सक्षम होगी। धन्यवाद। Question number 318 by Mr. Swaraj Shinde, please. नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती जनाब, केवल सही दिशा देने से किनारे अपने आप मिल जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही दिशा की कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में साफ तौर पर दिखाई देती है। मान्यवर, कृपा कर अपनी एक नजर उन गरीब मासूम बच्चों पर डालिए जो शिक्षा के लिए आतुर तो है, पर सही दिशा और असुविधाओं के चलते उन्हें अपनी शिक्षा छोड़ अपना पेट भरने के लिए बाल मजदूरी करनी पड़ती है। क्या उन्हें सुशिक्षित होने का अधिकार नहीं है? जी है। आप एक बात सुन लीजिए, गरीबों के बच्चे केवल भीख नहीं मांगेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, अरे उनमें भी हमारे देश का उज्जवल भविष्य पलता है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, न चोरहार्यम न चराचकार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी ऐकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। Education is something which cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spread, the more it becomes. The more you share, the more it expands. And thus, such a valuable investment needs more allocation in our budget. Not only 3% of it is sufficient for the young generation of India. So now, I demand our ruling party to please address us on this issue. Minister of Education, Mr. Tanmay Vishal. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मैं को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा संसद में लाया, परंतु मैं यह भी दावा करूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर सरासर झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने बस 3% बजट यूज किया, पर 2023-24 के बजट में हमने यह कह दिया था कि हम 1.04 लाख करोड़, जो कि पुराने बजट से 11 गुना ज्यादा का बजट है, वो हम शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तो और आपने यह भी कहा कि हम गरीब बच्चों तक शिक्षण नहीं पहुंचा रहे। आप ये कैसे कह सकते हैं? जब हमारी सरकार आई तभी हमने नए आराम से हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। बोल रहे, सुन तो लीजिए। जब हमारी सरकार है तभी हमने नए इनिशिएटिव्स लागू किए ताकि गरीब से गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल सके। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप तो खुद को पॉलिटिक्स के खिलाड़ी कहते हैं ना, करंट अफेयर्स पे ध्यान देते होंगे, कभी न्यूज पढ़े हैं? जी हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी हाँ। एनईपी 2020 के बारे में सुना है? जी हाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम शिक्षण के ऊपर ध्यान नहीं देते? जब से हमने एनईपी 2020 लागू किया है तब से जनता कहती आ रही है कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एनईपी के अंतर्गत हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सभी बच्चों का काम ही है सरकार जनता को मूर्ख बनाना। एनईपी 2020 में घोषित की गई थी, अभी 24-25 आने को है, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी लागू नहीं हुआ है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि अगर सरकार कोई नया इनिशिएटिव लाएगी, पूरे इतना बड़ा देश है, 160 करोड़ का पॉपुलेशन है, हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इनमें धीरे धीरे एनईपी लागू कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है एक ही बार सब इसमें ये हो जाए। और एनईपी से हम गरीब बच्चों में डिजिटल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन का बढ़ावा दे रहे हैं।
और अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वे हमारे कार्यों को पूरी तरह नहीं देख रहे, हमारे कार्यों पर नजर फिराए और फिर पार्लियामेंट में, संसद में अपना प्रश्न लाए, और वरना संसद का वक्त बर्बाद ना करे। Question number 319 by Ms. Pratnya Manwar, please. मौका देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत बिजली की कमी की समस्या से बहुत पहले से जूझ रहा है। कई सरकारों ने कई तरीके अपनाए। क्या इस सरकार का बिजली की कमी के समस्या के प्रति कोई भी कदम नहीं है? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या यह सरकार कुछ दावा कर सकती है इसके बारे में? विद्युत मंत्री श्री किंजल बाकुल। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार यह दावा कर सकते हैं कि हाँ, हमने बहुत प्रयास किए हैं बिजली की समस्या के संबंध में। सबसे पहले हमने बिजली की उत्पादन शक्ति को बढ़ाया है, इससे बहुत अधिक बिजली पैदा हुई है। हम देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन और बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। हमारी सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया है और बिजली की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, और हम दावा कर सकते हैं कि हमारी सरकार बहुत जल्द देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने में सफल होगी। धन्यवाद। वो जल्द समय कब आएगा? कभी आएगा ही नहीं। विपक्ष सदस्य जी, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अंत में तो सब्र का ही फल मीठा होता है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। हाँ, आयुष मासुलकर जी, अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Speaker, what initiatives are being implemented to develop India's defense capabilities and ensure that our forces are equipped to handle emerging security challenges along the borders? Honorable Minister, please tell. Defense Minister Riya Male, please give your answer. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir. India is modernizing its defense capabilities through a combination of indigenous defense production, advanced technology adoption, and strategic infrastructure development. Key initiatives include the production of advanced weapons systems like Tejas fighter jets and BrahMos missile. Under the Atmanirbhar Bharat initiative, the expansion of border infrastructure to improve troop mobility and the integration of cutting-edge surveillance technologies such as satellite systems, drones, and AI-based monitoring. Additionally, India is strengthening its defense partnerships with countries like US, Russia, and Israel, moderating its armed forces with advanced air defense systems and fighter jets, and enhancing the capabilities of border security agencies. These efforts ensure that the military system is well equipped to address emerging security challenges along the borders. Thank you. माननीय सदस्यगण, अब मैं विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का सदन में स्वागत करता हूं। श्री हार्दिक गोयल, जो कि फ्रांस के विदेश मंत्री हैं, मैं आपका भारतीय बाल संसद में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अनिकेत बोनार, जो कि फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, मैं आपका भारतीय बाल संसद में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमती अदिति धानगे, जो कि फ्रांस की संचार एवं तकनीकी मंत्री हैं, मैं भारतीय बाल संसद में आपका स्वागत करता हूं। ये अतिथि भारत की यात्रा पर हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत में इनका ठहराव आरामदायक रहे। हम इनके माध्यम से इनके देश के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। हाँ, सम्यक देशले जी, अपना सवाल पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से लक्षित करने वाले साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार इन मुद्दों पर निपटने के लिए कौन से कदम उठा रही है? इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए भारत की साइबर अपराध कानूनों को उद्यम करने की सरकार ने क्या योजना बनाई है? अरे भैया, जिनकी नहीं है शुद्ध वाणी, वो क्या ही बदलेंगे देश की कहानी। शांत बैठिए। सूचना एवं तकनीकी मंत्री कृपया जवाब दें। श्री राजेश कातकड़े। धन्यवाद महोदय।
माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चों की लक्षित करने वाली समस्याओं के संदर्भ में। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर सख्त सामग्री मॉडरेशन और शिकायत निवारण तंत्र को लागू करने पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही है। साइबर अपराध कानूनों के संदर्भ में सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 में संशोधन कर रही है। हम जनता को नए नियमों से परिचित करवा रहे हैं ताकि वे ऐसे अपराधों से बच सके, और इसके साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। तो अब हम सदन में नए विधेयक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 129 वन नेशन वन इलेक्शन 2024। शानवी जी, मंत्री जी को प्रस्ताव रखने दीजिए। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move to introduce the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India, which is in item number 18 and item number 19. तो प्रस्ताव पेश किया गया है कि देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए नए बिल पर विचार किया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें। जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार से बहुमत हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है। माननीय कानून एवं न्याय मंत्री वेदिका डोहाली जी। धन्यवाद। मुझे यह विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर हृदय से इस नए संविधान संशोधन बिल का स्वागत करेंगे और बिल का समर्थन करके देश में एक देश एक चुनाव को सफल बनाकर राष्ट्र का नवनिर्माण और प्रगति में सहयोग करेंगे। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि निश्चित समय सीमा में अपना विचार रखें। तनिष्क माली जी। Honorable sir, it is not an election reform. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. This bill opposes Article 368 of the Indian Constitution. अर्पण बादले जी। Honorable Speaker, sir, it will reduce the expenditure for both the Election Commission of India as well as the regional party. Sir, I show my support to this bill. स्वरूप खोज जी। माननीय महोदय, सभी को नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विचार पर जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित कर सकता है। एक देश एक चुनाव। पहली बात, हर राज्य की अपनी विशेषताएं है, अपनी जरूरत है। हर प्रदेश की अपनी जनता है, अपने मसले हैं। अगर हम यह कहें कि एक ही समय पर सभी चुनाव होंगे तो क्या हम सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे? हमारे देश की ताकत उसकी विविधता में है। हर राज्य की अपनी पहचान है। अगर हम सबकी एक ही दिन में बांधने की कोशिश करेंगे तो हर राज्य की आवाज दब जाएगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि हर राज्यों को अपनी अपनी चुनाव प्रकृति और समय का फैसला लेने का हक हो। लोकतंत्र में सबकी आवाज होनी चाहिए। हर शहर, हर गांव, हर नागरिक का अपना विचार है और यह हमारा फर्ज है कि हम सभी आवाज सुने, ना कि सबको एक ही रास्ते पर चलने को मजबूर करें। माननीय गृह मंत्री ईशान भामरे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथी सदस्य ने कहा है कि इसको जेबीसी को दे देना चाहिए। संविधान सुधार का विधायक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेबीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेबीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेबीसी में सारी चर्चा होगी और जेबीसी के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होती है। मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त है तो यही एक चीज समाप्त हो जाएगी। सदस्य काव्या मौर्य जी। Honorable sir, this bill is brought in only to massage the ego of Supreme Leader. On behalf of my party, I would like to say that this bill is unconstitutional.
थैंक यू। सदस्य सईद दिनकर जी। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द से ही विपक्षी दल को एलर्जी है या कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए देखिए, हम आपसे किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते। कृपा कर उठाए गए मुद्दों पर विनम्रता पूर्वक शांति से विचार कीजिए। भूलिए मत, आप इंसानों की सेवा के लिए इंसानों द्वारा ही चुनित थे, तो कृपा कर थोड़े इंसानी गुण दिखाते हुए सदन में इंसानियत बनाए रखें। धन्यवाद। कानून एवं न्याय मंत्री वेदिका डोहाले जी। धन्यवाद। माननीय महोदय, संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। ऐसा नहीं होना है। नहीं। शांत बैठिए। देखिए, मंत्री जी को अपना प्रस्ताव पूरा रखने दीजिए, उसके बाद आप सभी को अपना वक्तव्य बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ। और संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार भी देता है। माननीय महोदय, इसमें कहा गया है कि संसद समय समय पर कानून के द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी भी मंडल के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले में प्रावधान कर सकती है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस बिल को अभी के अभी जेपीजी में भेजा जाए। ठीक है, तो मंत्री जी के अनुरोध पर इस बिल को जेपीसी में भेजे जाने के लिए मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें और जो सदस्य इसके विरोध में हो वो ना कहें। मंत्री जी के अनुरोध पर इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए के पक्ष में जो लोग हैं वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण, 19वीं बाल संसद का 5वां सत्र जो कि 15 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था, आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान हमने 8 बैठकें की जो लगभग 20 घंटे चली। इसमें हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और बिल पारित किए। इस सत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाने वाले सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सत्र के समाप्ति की घोषणा करते हैं।